हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के दो फॉर्म मींस सोल ट्रेड और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक और फॉर्म जिसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। सो गाइस, पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप है जिसके अंदर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स एक लीगल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री होते हैं, जिसके अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस को साथ में करने के लिए एग्री हुए हैं उनमें से कुछ अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं, कुछ अपनी इफ़िशियंसी लगाते हैं और कुछ अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं और फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच, उन पर्सन्स के बीच एक एग्रीमेंट है, एक रिलेशन है जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं और जो उन सब के द्वारा या फिर उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा रन किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस की नीड क्यों हुई। ठीक है, पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नीड फॉर मोर कैपिटल। गाइज, हम देखते थे कि सोल ट्रेड में जो सोल ट्रेडर था उसकी कैपिटल काफ़ी लिमिटेड और एफिशिएंसी भी काफ़ी लिमिटेड होती थी, जिसके कारण वो अपने बिजनेस का अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाव नहीं कर पाता था। मींस उसको जितना बिजनेस अपना बढ़ाना है लेकिन वो अपनी कैपिटल और एफिशिएंसी के कारण उसे नहीं बढ़ा पाता था। यही समस्या, इसी प्रॉब्लम के कारण पार्टनरशिप का जन्म हुआ। पार्टनरशिप ने उसकी सोल ट्रेडर की उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पार्टनरशिप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ अपनी कैपिटल लगाते हैं, कुछ अपनी एफिशिएंसी लगाते हैं, जिसके कारण बिजनेस स्मूथली रन होता है। सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आसानी से परफॉर्म होती रहती हैं। ठीक है, सेकेंड है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो गाइस, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, उसका मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट होता चलता है। ठीक है, अब फिर सोल ट्रेडर को क्या करना होता है, सबऑर्डिनेट्स और असिस्टेंट को रखना होता है उस अपने बिजनेस के इंक्रीमेंट के साथ साथ। लेकिन हम जानते हैं कि एक ओनर और एम्प्लॉय के वर्क में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, ओनर अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, जबकि एम्प्लॉय सिर्फ एक एम्प्लॉय के रूप में ही वर्क करता है। वो उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता, वो तो सिर्फ समझता है कि हमें इसके लिए इतने पैसे मिल रहे हैं तो हमने जो ये इतना काम किया है ये सफिशिएंट है। तो मीन्स ओनर और एम्प्लॉय के वर्क में डिफरेंस होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी ओनर होते हैं बिजनेस के, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलता है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क का डिवीज़न कर दिया जाता है, जिससे कि बिजनेस का ऑपरेशन और मैनेजमेंट सक्सेसफुली रन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ रिस्क। तो गाइस, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, बिजनेस का साइज़ बड़ा होता जाता है, बिजनेस में रिस्क भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और एक सिंगल बिजनेसमैन के लिए वो क्या होता है, धीरे धीरे अनबियरेबल होता जाता है। मीन्स एक सोल ट्रेडर इस रिस्क को बियर करने में अपने आप को इनकैपेबल मानने लगता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो रिस्क होता है वो सारे ही पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज डिवीज़न ऑफ लेबर। In large scale business, the work is divided which returns in large scale production, which ultimately helps in earning desired profit. तो guys,
जब बिजनेस लार्ज स्केल का हो जाता है, बड़े पैमाने पर होने लगता है, तो वर्क का डिवीज़न कर देना ही सही होता है, ठीक है। जिसके कारण वर्क के डिवीज़न करने से रिज़ल्ट ये मिलता है कि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर होने लगता है। अल्टीमेटली हमने जिस प्रॉफिट की इच्छा करी थी वो प्रॉफिट हमें अर्न होने लगता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में लेबर का डिवीज़न हो जाता है, मींस लेबर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, मींस जो पार्टनर अगर काम करने में कुशल है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए वो बहुत अच्छी हैं, तो उसे वो वर्क दे दिया जाता है। किसी के पास ज़्यादा कैपिटल है तो वो कैपिटल लगाता जाता है बिजनेस में। कोई बंदा अगर बिजनेस का अच्छा नॉलेज रखता है तो उसे मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे करके वर्क का डिवीज़न कर दिया जाता है, जिससे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा मतलब प्रॉफिट होने लगता है बिजनेस को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है और बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये सारे रीजंस थे पार्टनरशिप का जन्म के लिए, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और भी अदर रीजंस हो सकते हैं, जैसे लार्ज स्केल बिजनेस की डिमांड को पूरा करता है पार्टनरशिप बिजनेस। अगर सोल ट्रेडर है तो वो अगर नहीं है बिजनेस में तो फिर उसके बिजनेस को देखने करने वाला कोई नहीं होता है। बट पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी एक पार्टनर नहीं है तो बिजनेस को लॉस नहीं होगा, पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत सारे पार्टनर्स होने से बिजनेस को अगर पैसे की ज़रूरत है तो क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, क्योंकि मोर कॉन्टैक्ट से ज़्यादा लोगों से जुड़ना हो सकता है ना। टू टेक करेक्ट डिसीजन, एक पर्सन के बजाय अगर 4 लोग साथ में बैठ के डिसीजन लेते हैं तो एक सही निर्णय निकलकर सामने आता है, ठीक है। टू ओवरकम अदर डिफेक्ट्स ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, ये पार्टनरशिप बिजनेस सोल ट्रेड बिजनेस की और भी जो कई कमियां हैं उन्हें पूरा करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है 2 और मोर पर्सन्स। तो गाइस पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम ट्रेडिंग फर्म में 100 हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं बताई गई है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन हाँ ट्रेडिंग फर्म है तो उसमें 100 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं होने चाहिए, पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एन एग्रीमेंट, तो गाइस पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एक एग्रीमेंट के तहत होता है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि फ्यूचर में डिस्प्यूट होने की संभावनाएं कम होती हैं रिटन एग्रीमेंट से, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ लीगल बिजनेस। तो गाइस पार्टनरशिप जिस बिजनेस को लेकर फॉर्म की गई है उस बिजनेस का फॉर्म लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, मीन्स कानून उसे मान्यता देने वाला होना चाहिए, 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस बेसिकली पार्टनरशिप का जो जन्म होता है, पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही होता है। तो गाइस इसके अंदर पार्टनर्स या तो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं या स्पेसिफाइड कोई रेशियो उनका है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, या फिर उन्होंने जिस रेशियो में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज एजेंसी अरेंजमेंट। तो पार्टनरशिप बिजनेस में सारे ही पार्टनर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्म के सारे वर्क के लिए। जितने भी काम हैं फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, उन सभी के लिए सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो काम होता है वो एक एजेंसी के रूप में माना जाता है, ठीक है। नाउ इसकी कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक आता है पॉइंट। तो गाइस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारा फर्म का जो बिजनेस है वो अगर लॉस में चल रहा है तो फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी पर्सनल संपत्ति को अटैच करते हैं बिजनेस में और फिर उनसे भी पेमेंट करना होता है। अगर बिजनेस के डेब्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को पे करके ही इन डेब्ट्स को पूरा करते हैं फिर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन। तो गाइस पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है और पार्टनरशिप डीड में
पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में डिटेल मेंशन होती है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।